ये आप लोग राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान में अध्ययन करने के लिए आपने दाखिला लिया। आज इस क्लास में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में संवेगात्मक विकास इसके विषय में अध्ययन करेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक विकास, तो भावनाएं कितनी होती हैं। जैसे मानव के उत्तेजित दशा को संवेग माना गया है। ये हमारे अंदर संवेग अर्थात भावनाएं बहुत सारी उठती हैं। जैसी हमारे अंदर भावना अभी आ जाएगी, यह चीज हमको बहुत अच्छी लगती है, इसको हमको लेना है, हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये सारी चीजें अपने आप जागृत होती है और वह समय के अनुसार बदलती रहती है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये संवेगात्मक विकास जो है, मानव जीवन का व्यवहार में संवेगों का महत्वपूर्ण भूमिका है। संवेगों को मानव व्यवहार का प्रेरक माना गया है। यानी हमारे अंदर संवेग नहीं उत्पन्न होगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। यानी संवेग जब उत्पन्न होता है तो यह मानव व्यवहार का प्रेरक है। यह अवधारणा सत्य है कि मानव व्यवहार का संबंध उनकी बौद्धिकता से है, परंतु कभी कभी संवेग की प्रबलता होने पर संवेग ही मानव के चिंतन, रुचि, इच्छाओं को प्रभावशाली बना देते हैं। इस प्रकार संवेग तो कभी आकाश में उड़ाने लगते हैं, यानी ये आकाशगामी बना देते हैं, तो कभी धरती पर बैठा देते हैं। यानी हमारा संवेग जो है कभी कभी इतनी ऊंचाई पर चला जाता है जैसे हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम क्या है, यानी आकाश में उड़ने लगते हैं। गांव में सुने भी होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं फलनवा इस समय बड़ा उड़ा था। यानी वह क्यों उड़ रहा है, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है, उसके अंदर जो संवेग है वह संवेग उड़ान भर रहा है। उसकी भावनात्मक, जैसे हम जो हैं काम कम करना चाहते हैं और आमदनी ज्यादा चाहते हैं, यह संवेग है, जबकि यह संभव नहीं है। व्यक्ति है, किसी को देखता है तो उसके अंदर भावना होती है कि इसके पास यह कार है, मेरे पास भी कार हो जाए। तो ये भावना, ये क्या है, आकाश में उड़ने की तरह। जब यह भावना आपको उत्पन्न होगा कि उस व्यक्ति के पास कार है, उसने कौन सा मेहनत किया, किस तरह का परिश्रम किया तो कार खरीद लिया, हमको भी वैसा परिश्रम करना चाहिए। अगर इस तरह की भावना उत्पन्न होती है तो आपको सकारात्मक दिशा में ले जाती है। इस तरह का संवेग आपके अंदर आते हैं तो सकारात्मक ले जाते हैं, अन्यथा आपके अंदर बहुत सारे अवगुण भी संवेगों के द्वारा ये भर जाते हैं। इस प्रकार संवेग जो है बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, चिंतन, मनन इत्यादि सभी पक्षों को क्या करता है, प्रभावित करता है। यह भावनात्मक जो संवेग होते हैं, यह संवेग जो है, सोच लीजिए कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, चिंतन, मनन इन सबको प्रभावित करता है। संवेग मानव के सभी पक्षों को प्रभाव में लाते हैं। अगले पॉइंट पर हम आते हैं, संवेग का अर्थ। तो संवेग का अर्थ जो है विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से बताया है। जैसे वुडवर्थ ने बताया कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है।
जिस दशा में व्यक्ति ज्यादा उत्तेजित हो जाता है वही क्या है? संवेग है। डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी ने बताया कि संवेग व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन है जो सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों मनाए जाते हैं। संवेग के कारण से मानव में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे हमारे अंदर जिस प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं, जिस प्रकार का संवेग जागृत होता है, हम में उस प्रकार का परिवर्तन होता है। जैसे व्यक्ति में कभी कभी घमंड आ जाता है तो यह संवेग के कारण होता है। कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करने लगता है तो यह उसके संवेग के कारण होता है। कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करने लगता है तो यह उसके संवेग के कारण होता है। डॉक्टर एस माथुर ने बताया कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संवेग के अंतर्गत भाव, आवेग तथा शारीरिक एवं दैविक प्रक्रियाएं सभी आती हैं। वास्तव में संवेग जो है एक प्रकार के तीव्रतम उद्वेग या तूफान की तरह की उत्तेजना है जो चेतना, अनुभूति, व्यवहार से संयुक्त होता है और इसके द्वारा आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं या व्यवहार प्रभावित होता है। अब यह संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो संवेग जो है काइंड्स ऑफ इमोशन, यानी संवेग हमारा ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है। पहला संवेग कैसा? ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। जैसे हमारे अंदर कभी कभी संवेग जो है, संवेग आता है कि फला व्यक्ति पढ़ने में तेज है तो मैं भी तेज बनूंगा, तो यह ज्ञानात्मक है। दूसरा कभी कभी यह होता है फला व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर करता है, हमें भी अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, भाव हो गया। और कभी कभी यह भी आता है कि ज्ञान और भाव के साथ साथ क्रियात्मक। जैसे हमारे पास भावना आती है कि यह अमरूद का फल है, इस पर लगा हुआ है, हम जानते हैं कि दूसरे का है, फिर भी हम उसको लेने का प्रयास करने लगते हैं, जबकि यह आपके ज्ञान और भाव दोनों का हनन करता है और आप उस पर क्रियात्मक रूप से कार्य करने लगते हैं। एक जो है तो हमारा संवेग एक ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक, चौथा जो है वो है सकारात्मक संवेग, समाजोपयोगी प्रेम यानी सृजनात्मक, पॉजिटिव इमोशन। भाई हमारा देखिए संवेग जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। अब कौन सा संवेग कितना प्रबल है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो पांचवा जो है वो नकारात्मक संवेग है। तो यह संवेग जो है 5 प्रकार से है। सकारात्मक संवेग अगर आपके अंदर आता है तो आप निश्चित रूप से सही दिशा में जाते हैं, और नकारात्मक संवेग आप पर, नकारात्मक भाव हावी होता है तो आप गलत दिशा में जाते हैं। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं, जैसे हमको पढ़ना है क्लास में, तो क्लास में पढ़ना है तो क्लास में कोई तीव्र बुद्धि का बच्चा होता है, कोई कमजोर बुद्धि का बच्चा होता है। जो तीव्र बुद्धि का बच्चा होता है वो सारा अपना किताब कॉपी व्यवस्थित रखता है, अपना जो भी नोट्स होता है सभी बनाता है, जबकि कमजोर बुद्धि का बच्चा किताब को भी अव्यवस्थित रखता है और नोट्स नहीं बनाता है। तो नोट्स नहीं, तो ये सकारात्मक और नकारात्मक है। अब दूसरी चीज कि द्वेषता करता है, उसके अंदर संवेग आते हैं। संवेग सकारात्मक ये आता है
कि हम भी पढ़ करके तेज बनेंगे, तो ये सकारात्मक है। लेकिन दूसरा उसको संवेग आता है कि ये पढ़ने में तेज है, हमको क्लास में दबा रहा है, तो हम इसको कैसे दबाएंगे। तो वो क्या करता है, उसकी कॉपी चुरा लेगा, उसकी कॉपी फाड़ देगा, उसका नोट्स गायब कर देगा। तो ये क्या है, नकारात्मक संवेग। इससे देखिए जो पढ़ने में वाला है तो वह सकारात्मक संवेग को लेकर के चल रहा है, उसके नोट्स चुरा लेंगे, उसकी कॉपी फाड़ देंगे, तो फिर वो बना लेगा। और आप अपनी ऊर्जा नकारात्मक संवेगों में बिताया तो आप पीछे ही रहेंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव इमोशन में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब जो है यह संवेग जो है, हमको कई प्रकार के संवेग हमें उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई संवेग है स्वार्थी संवेग, तो स्वार्थी संवेग जब आपको उत्पन्न होगा तो स्वार्थ में आएंगे तो क्रोध होगा, भय होगा, अभिमान होगा। तो क्रोध, भय, अभिमान, यह अगर संवेग उत्पन्न होता है तो समझ लीजिए यह स्वार्थी संवेग है। उसके बाद से सामाजिक संवेग, जैसे हम किसी के प्रति सहानुभूति रखते हो, प्रेम करते हो, सम्मान देते हो, तो ये क्या है, सामाजिक संवेग है। फिर नैतिक संवेग, तो नैतिक संवेग जैसे दया, करुणा एवं कर्तव्य पालन, ये हमारा क्या है, नैतिक संवेग है। फिर उसी तरह से जिज्ञासा संवेग, जैसे ज्ञान, इच्छा या विद्या, प्रेम, ये सब क्या है, जिज्ञासा संवेग है। अब जो है इन संवेगों की विशेषताएं क्या हैं, तो संवेगों की विशेषताओं के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि संवेग मनोदशा प्रवृत्ति परिवर्तन के बाह्य एवं आंतरिक दोनों पक्षों पर विचार करते हैं। और कुछ इसके विशेषताएं यहां आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता जो है व्यापकता, यानी संवेग जो है ये सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। स्त्रियां एवं कमजोर लोग अपने संवेगों को शीघ्र प्रकट कर देते हैं। जो स्त्री है या कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसके अंदर जो भी संवेग आएगा वह संवेग को क्या करते हैं, जल्दी से प्रकट कर देते हैं। जबकि पुरुष या वयस्क व्यक्ति संवेगों को प्रकट नहीं होने देता है। यद्यप यह भी एक संवेग ही है कि अपने अंदर आए हुए संवेगों को प्रकट नहीं करता है, यह भी एक संवेग है कि रोक लेता है। जैसे आप करिए, किसी के घर, भगवान न करे कि ऐसी स्थिति हो, लेकिन किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई दहाड़े मार करके रोता है। बहुत सारे स्त्रियों को देखे होंगे, वो ज्यादा रोती है। कमजोर व्यक्ति है खूब रोएगा, खूब छटपटाएगा, और उसको कितना भी मना करने पर जल्दी मनाने पर मानता नहीं है। लेकिन अगर विद्वान है, वयस्क है, पुरुष है, वह भी अंदर रोता है लेकिन बाहर प्रकट नहीं करता है, यानी अपने संवेगों को वह प्रकट होने नहीं देता है। और जो कमजोर लोग होते हैं वो संवेगों को जल्दी से प्रकट कर देते हैं। दूसरी जो है वो है वैयक्तिकता, यानी इंडिविजुअलिटी। एक ही संवेग के लिए विचारों की भिन्नता, एक सुंदर स्वस्थ व्यक्ति, जैसे विचारों की भिन्नता कैसे होगी, विचारों की भिन्नता इस प्रकार से होती है जैसे एक सुंदर स्वस्थ व्यक्ति को देख करके और व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के संवेग उत्पन्न होता है। जैसे उस सुंदर व्यक्ति को देख करके इच्छा होती है, काश ये मेरे घर के पास होता, ये मेरे शहर में होता, मेरा साथी होता,
मेरा परिचित होता, या ऐसा ही मेरा पुत्र होता, या ऐसा ही मेरा पति होता, तो ये क्या है? ये संवेग है, यानी व्यक्तिकता, यानी विचारों की भिन्नता। व्यक्ति एक, लेकिन उसके प्रति विचारों की भिन्नता होती है। तीसरी बात आती है तीव्रता, यानी संवेग की तीव्रता व्यक्ति में तूफान मचा देती है। नारी की अपेक्षा नर में, अशिक्षित की अपेक्षा शिक्षित में यह तीव्रता कम होती है। जैसे संवेग जो है यह तूफान की तरह आता है, लेकिन यह तूफान जो है नारी में ज्यादा आएगा, नर यानी स्त्री में अधिक, पुरुष में कम। अशिक्षित व्यक्ति में तूफान ज्यादा आएगा, जबकि शिक्षित व्यक्ति में कम आएगा। जैसे वो समझेगा, जो शिक्षित होगा वो समझेगा। जैसे अशिक्षित व्यक्ति है, वो किसी से झगड़ा कर दिया तो किसी भी स्तर पर जाने के लिए उसको तुरंत चला जाएगा। बहुत उसके पास उसका संवेग, मारो काटो, ये करो वो करो, सारी चीजें वो उसके अंदर आ सकती है। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति होगा तो सोचेगा कि इससे क्या लाभ है, क्यों ऐसा करे। तो यही स्थिति है कि जो संवेग है यह स्त्रियों में ज्यादा तेजी से आता है, पुरुष में कम आता है। अशिक्षित व्यक्ति में तेजी से काम करता है, जबकि शिक्षित व्यक्ति में कम तीव्रता होती है। अब जो है चौथी बात है संवेगों का चिरस्थायी होना। डॉक्टर भारती मोहन, चूंकि संवेग यद्यप बहुत ही अल्प समय तक रहते हैं, फिर भी वो उस घटना को विशेष रूप से चिरस्थायी बना देते हैं। जैसे प्रसन्नता का समाचार पाकर के आनंदित होना, तथा उस आनंद का स्मरण करके पुनः आनंदित होना, ये क्या है? चिर अस्थायी संवेग है। जैसे कोई सुन लिया मेरा बेटा तो बीएड करता था, परीक्षा दिया, पास हो गया, मास्टर बन गया, ये जब सुनता है तो उसको क्या होती है? प्रसन्नता होती है, अपार प्रसन्नता होती है। और वह प्रसन्नता जो है उस समय फिर खत्म हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद ये याद आता है कि हमने अपने बेटे को मेहनत से पढ़ाया और मेरा बेटा अध्यापक बन करके शिक्षण कार्य कर रहा है। ये सुन करके वह क्या होता है? पुनः आनंदित होता है। तो यह क्या है? चिरस्थायी। यह संवेग जो है चिरस्थायी। पांचवी बात आती है संवेगात्मक मनोदशा। डॉक्टर सुजाता के अनुसार एक प्रकार के व्यवस्थित एवं सुनिश्चित संवेग जो समरूप मनोदशा की संरचना कर सकता है और जैसा व्यवहार पाता है वैसा ही व्यवहार करता है। पिता की डांट पाकर पुनः अपने भाइयों बहनों के साथ पितावत व्यवहार करता है। भाई कभी कभी होता है घर का जो है, जब आप भी कभी छोटे होते हैं फिर आप बड़े होते हैं, तो आपको जैसे डांट पड़ी तो डांट पड़ने के बाद धीरे धीरे आपको सुधार हुआ, फिर आप भी वैसा ही डांट अपने छोटों को, अपने से जो छोटी पीढ़ी तैयार हो रही है उसको ऐसा व्यवहार करते हैं। अब जो है अगली बात, सुख या दुख की भावना। भावना के अलावा निश्चित रूप से संवेग में सुख या दुख की भावना पाई जाती है। आशा निराशा में भी सुख दुख की भावना होती है। अगले पॉइंट आता है विचार शक्ति का लोप, लॉस ऑफ थिंकिंग पावर, यानी विचार, तर्क, न्याय शक्ति, चिंतन शक्ति का सर्वथा लोप पाया जाता है। उचित या अनुचित निर्णय की शक्ति का लोप हो जाता है ये संवेगों के द्वारा। जब यह संवेग जगते हैं तो संवेग बहुत, अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये तूफान की तरह होते हैं, और तूफान आता है तो उसमें क्या नुकसान होगा और क्या बचेगा वो ये नहीं देखता है। ठीक उसी तरह से संवेग कार्य करता है, और संवेग जब उठता है तो यह
आपको विचार करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, न्याय करने की शक्ति, चिंतन की शक्ति, सबको क्या कर देता है? लोप कर देगा। इसको लोप पाया जाता है। अब जो है क्रिया की प्रवृत्ति, मानव में क्रिया की प्रवृत्ति पाई जाती है, वह कुछ न कुछ करता ही है। विजय पाकर के अपनी विजय उछल कूद करके प्रकट करता है। जैसे परीक्षा में पास हो गया, खूब कूदता है, खूब फांकता है, खूब संवेग प्रकट करेगा। अब फेल हो जाता है तो मुड़ी लटका लेता है ना? ऐसे ही भाई देखिए, ये होता क्यों है? क्योंकि वह उसका संवेग है। यानी जीतेंगे तो खूब, हार गए तो मुंह लड़का लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। होता है, ये क्रिया की प्रवृत्ति है। इसको रोकने से भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये संवेग है, प्रकट होगा और इसको धैर्यपूर्वक सामना करना है। व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर, यानी देश, काल, अवस्था, समयानुसार यह व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। भाई जिस प्रकार के आप वातावरण में हो, जैसा आपका देश हो, जैसा वहां का समय हो, उसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अवस्था के अनुसार भी परिवर्तन होता है। जैसे छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है, गलत भी कार्यों को करता है, लेकिन ज्यों-ज्यों वो बड़ा होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। मानसिक दशा में परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, स्थानांतरण होता है। ये सारी परिवर्तन, जैसे शारीरिक परिवर्तन, संवेग में आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक परिवर्तन पाए जाते हैं। अब जो है संवेग की दशाएं, तो संवेग की दो दशाएं होती हैं। एक जो है वो है आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, और दूसरा जो है वो है बाह्य शारीरिक परिवर्तन। तो पहली बात, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन क्या होती है? श्वास में शीघ्रता, रक्त संचार और धड़कन में तीव्रता, पाचन क्रिया में व्यतिक्रम एवं रुकावट, मूत्रस्थ ग्रंथियों में परिवर्तन, एड्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है, व्यक्ति के व्यवहार में अंतर आ जाता है और उसका व्यवहार हाइपोथैलेमस के माध्यम से नियंत्रित होने लगता है। रसायन क्रिया और त्वचा में अंतर आ जाता है। जब संवेग आपके अंदर उत्पन्न होते हैं तो इन संवेगों के द्वारा यह आंतरिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अब बाह्य शारीरिक परिवर्तन में क्या होता है? जैसे किसी पर खिसियाए हैं तो आपके मुख की आकृति क्या होगी? बदल जाएगी। तो मुख आकृति में अंतर आ जाता है। हास्य, रुदन, हंसना, झगड़ा करना, रोना, प्रेम करना, ये सब भाव आ जाते हैं। शारीरिक आसनों में अंतर आ जाता है और स्वर में भी अंतर पाया जाता है। ये बाह्य शारीरिक, जैसे किसी से झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा हो जाता है तो व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला करके बोलने लगता है, यानी गाली भी देने लगता है, यानी उसके स्वर में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ये किसके द्वारा होता है? संवेगों के कारण होता है। तो यह उपयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि संवेग की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें से व्यापकता, तीव्रता, अस्थायित्व, मनोदशा परिवर्तन, आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक परिवर्तन, आकृति, स्वर आदि, इनमें परिवर्तन होता है। अब जो है संवेग की विधियां, मेथड्स ऑफ इमोशन, यानी संवेग का व्यापक अध्ययन उसकी विधियों के द्वारा किया जाता है। संवेग की अनेक विधियां हैं, जैसे अंतर्दर्शन विधि।
अंतर्दर्शन विधि के द्वारा ये होता है कि संवेगों का आंतरिक विश्लेषण होता है। दूसरा है निरीक्षण। अध्यापक द्वारा सावधानी पूर्वक निरीक्षण, कभी कभी संवेग टकरा भी जाता है। छात्रों की भावनाओं का अध्ययन। चौथी बात होती है प्रयोग, यानी प्रयोग की तरह परीक्षण तथा ईर्ष्या, कलह आदि के कारणों को ज्ञात कर उसकी उपचार की व्यवस्था करना। प्रोत्साहन विधि। तो प्रोत्साहन विधि में बालक की रुचि के अभाव में भी संवेगों का प्रोत्साहन द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि, जैसे क्रियात्मक रूप से संवेगों का परीक्षण। भाई हमारे अंदर विचार आया, कल क्लास में होता है कि प्रोजेक्ट बनाओ, तो ये प्रोजेक्ट के द्वारा क्या करते हैं, इसका संवेग कहां तक जा रहा है, इसका भाव कहां तक जा रहा है, उसका हम परीक्षण करते हैं। अब अगली बात आती है संवेगात्मक परिपक्वता की विशेषताएं। तो संवेगों को प्रशिक्षित करने के उपरांत बालक अपने सही मार्ग में चलकर सही सही कार्य करता है। वह किसी भी कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं होने देता। जैसे व्यवहार में सौम्यता, संवेगों का स्पष्ट परिचय, समाज अनुरूप संवेगों का स्पष्टीकरण और अनुकरण, यथार्थवाद का महत्व, संवेगों के प्रवाह एवं भावनाओं को रोक करके मानसिक, सामाजिक एवं बौद्धिक शक्ति का उपयोग, दूसरों पर दोषारोपण करना, सहयोग भावना, संवेगों का समुचित उपयोग, ये सब क्या है, संवेगात्मक परिपक्वता की विशेषताएं हैं। अब जो है संवेदनात्मक परिपक्वता से तात्पर्य यह है कि मानव जीवन में सामंजस्य से ही चलता है तथा शक्ति का समुचित उपयोग ही संवेगात्मक परिपक्वता है। बालक के जीवन में संवेगों का महत्वपूर्ण योगदान है। संवेग जीवन में करुणा के साथ दया, दुख के साथ आमोद प्रमोद इत्यादि के साथ ही साथ संवेग बालक की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। सुखद एवं दुखद दोनों ही संवेग एक सीमा तक ही ठीक माने जाते हैं। संवेग को संवेगित कर संवेगशील बन जाता है। तो हम आज यही संवेगात्मक विकास का अध्ययन कर रहे थे। अब जो है हम लोग इस संवेगात्मक विकास पर कुछ प्रश्न हैं। संवेगात्मक विकास को भावनात्मक विकास भी कहते हैं। तो संवेगात्मक विकास पर जो प्रश्न है वह आपके अभी इसी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। आप सही प्रश्नों को चयन करेंगे। जैसे भावनात्मक विकास का मुख्य ध्यान किस पर होता है? ये शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, या सामाजिक कौशल का विकास होता है, या भावनाओं को समझना और प्रतिबंधित करना होता है? तो ये देखिए, भावनात्मक विकास का मुख्य ध्यान जो है वो सीधा सीधा ये आपको भावनाओं को समझना और प्रतिबंधित करना। दूसरी चीज यह है, भावनात्मक विकास को किस आकर्षक प्रभावित नहीं करता है, विकास को या आकर्षक प्रभावित कौन नहीं करता है? तो वो है आपका पसंदीदा रंग। ये है पसंदीदा रंग, ये सही है। दूसरा जो है भावनात्मक विकास में अभिभावकों की क्या भूमिका
होती है, तो यह भावनात्मक अनुभवों को आकार देने के लिए पोषण और समर्थन प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपका है कि भावनात्मक नियंत्रण क्या है। तो भावनात्मक नियंत्रण जो है पूर्ण रूप से भावनाओं को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना। अगला प्रश्न जो है विकासात्मक चरण में आत्म जागरूकता और विभिन्न भावनाओं की उत्पत्ति किस अवधि में होती है। तो ये जो है टॉडलरहुड स्थिति में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भावनात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें भी यही है कि ये पसंदीदा रंग, ये भावनात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। अगला प्रश्न जो है वो है भावनात्मक विकास में अभिभावकों की क्या भूमिका होती है। तो ये भावनात्मक अनुभवों को आकार देने के लिए पोषण और समर्थन करना। अगला है भावनात्मक नियंत्रण क्या है। तो भावनात्मक नियंत्रण जो है भावनाओं को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना। अगला है भावनात्मक विकास में किस अवधि में आत्म जागरूकता और विभिन्न भावनाओं की उत्पत्ति होती है। तो वह जैसे पीछे ही बताया गया टॉडलरहुड स्थिति में। अगला जो है भावनात्मक विकास में सामाजिक संसार का क्या महत्व होता है। तो ये सारी चीजें इसमें होती है, यानी उपरोक्त सभी ये सही है। अगला प्रश्न आपका जो है भावनात्मक विकास में माता पिता का क्या योगदान है। तो भावनात्मक संचार को बढ़ावा देना। भावनात्मक विकास में सामाजिक वातावरण का क्या महत्व है। तो व्यक्तित्व का विकास होता है। भावनात्मक विकास के लिए खेलने का क्या महत्व है। तो इसका है भावनात्मक स्थिरता में सहायक बनाना। अगला है भावनात्मक विकास के लिए धर्म और सांस्कृतिक परंपरा का क्या योगदान हो सकता है। तो बच्चों को अपने मूल्यों को समझना। अगला जो है प्रश्न आपका है भावनात्मक विकास में किस प्रकार के संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें जो है ये सभी उपरोक्त। बच्चों के भावनात्मक विकास को बढ़ाने के लिए अभिभावक क्या कर सकते हैं। तो सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करना। भावनात्मक विकास के लिए शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। तो यह है भावनात्मक समझ को बढ़ाना। अगला प्रश्न आपका है भावनात्मक विकास के लिए कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है बचपन। भावनात्मक विकास में सहायक कौन सा प्रकार का वातावरण होता है। तो वह सहयोगी वातावरण। भावनात्मक विकास में सकारात्मक संबंधों का क्या महत्व है। उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी। भावनात्मक विकास के लिए किस प्रकार का योग्य विश्वास होना चाहिए। तो ये है आपका सकारात्मक एवं संबंधित भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देना। अगला प्रश्न आपका है भावनात्मक विकास के लिए कौन सा अध्ययन उपयुक्त है। तो यह है जो है सभी स्थितियों का, यानी ये। अगला प्रश्न जो है भावनात्मक विकास के लिए सहायक योजनाओं में से कौन सा सहायक है, यानी सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करना।
अगला है बच्चों के भावनात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए किस तरह के विचार योग्य हैं, यानी धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को समझना। अगला जो है वह है भावनात्मक विकास में बच्चों के भावनात्मक अनुभवों को समझने में किसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो है परिवार ही समझ पाता है। तो इस तरह से आपके ये प्रश्न रहे। उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आप देख करके इसको जानने का प्रयास किए होंगे और यह निश्चित रूप से आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और आज के क्लास में इतना ही। फिर अगले क्लासों में हम लोग सामाजिक विकास और चारित्रिक विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। और आज जो है यहीं पर क्लास को रोकते हुए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे आप लोग निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त किए होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का किसी का कोई शंका समाधान है तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो क्लास कर रहे हैं ये कार्यालय में भी आकर के मैं बैठा रहता हूं, आकर के वहां भी समझ सकते हैं। बस इस क्लास को यहीं पर विराम देते हुए जय हिंद।